नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम दो स्मॉल कैप्स डिस्कस करेंगे। ये दो स्मॉल कैप्स में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ दिख रही है मुझे। एक तो इन दोनों ने काफ़ी अच्छे Q4 रिजल्ट्स दिए हैं। सो द Q4 रिजल्ट्स ऑफ दीज कंपनीज हैव बीन फिनोमिनल. द ग्रोथ triggers, the future growth triggers look solid as well. Both of them are high growth companies. The PE is less than 20 for both, and both of them, one has an ROE of around 20% and the other has an ROE of more than 25%. तो काफ़ी सॉलिड कंपनीज लग रहे हैं मुझे। तो जब भी आप माइक्रो कैप्स या स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करोगे, देर आर टू नॉन नेगोशिएबल्स यू नीड टू ऑलवेज लुक एट। वन इज दे नीड टू बी हाई ग्रोथ पे इट्स कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करना। आई मीन दीज आर नॉन नेगोशिएबल्स। एक एक्सपैंडिंग ग्रोथ की कंपनी मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। एक सोने पे सुहागा आप बोल सकते हो। एक्सपैंडिंग सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ मीन्स पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ शुड बी मोर देन पिछले 2 साल का, पिछले 2 साल का शुड बी मोर देन पिछले 3 साल का, पिछले 3 साल का शुड बी मोर देन द लास्ट 5 years. तो normally these kind of sales growth, profit growth companies were like Airtel during 1998 to 2006, Asian Paints 1990s के वक्त, HDFC from like 2002 to 2009. तो ये एक्सपैंडिंग सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की कंपनीज मिल गए तो दिस इज द बेस्ट एडिशंस विच यू कैन मेक टू योर पोर्टफोलियो। बट ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज होते हैं और अभी के ज़माने की बात करो, अभी के वक्त में स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज थोड़े मुश्किल ही है, मिलते नहीं है, और अगर मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होता है उनका। बट आपको बहुत ज़्यादा कंपनीज अभी ऐसे मिल जाएंगे जो सिक्लिकल कंपनीज है, B2B कंपनीज है, लंपी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ होता है बट बहुत हाई ग्रोथ होता है। तो दीज आर द टू कंपनीज दैट वी डिस्कस राइट नाउ। ये भी बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है, B2B कंपनीज है, बट ये सिक्लिकल कंपनीज है। एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट दे लुक वेरी सिक्लिकल। तो हाई ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपैंडिंग ग्रोथ मिल गया तो सबसे बेस्ट चीज़ है। द सेकेंड नॉन नेगोशिएबल इज वैल्यूएशन, P. तो you always need to put money in company which have a PE of like, or you must put money in companies which have a PE of 12, 15, 18 if you are very clear that these are cyclical companies. क्योंकि अगर कोई हाई ग्रोथ कंपनी मिल जाए आपको और आपको समझ में नहीं आए कि ये सिक्लिकल है या स्ट्रक्चरल है, और आपने 40, 50, 70 के पी पे पैसा डाल दिया और फिर बाद में अगर वो सिक्लिकल निकलती है तो फिर आपके लेने के देने हो जाएंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन का थीम देखोगे, राइट, इलेक्ट्रिफिकेशन का थीम कितना 4-5 साल से चल रहा है। वाई इज इट दैट कंपनीज लाइक कमिंस इंडिया, हिताची, वर्नोवा, ये कितने कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स बन के ऊपर जा रहे हैं, और ये टैरल जैसी कंपनी, ट्रांसरेल जैसी कंपनी, ये जो भी सोलर के इतने सारे कंपनीज, डजन भर के कंपनीज थे, उनके स्टॉक प्राइसेस बीच में कोलैप्स हो गए। ऐसा क्यों है, राइट? तो जो पहले टाइप के कंपनीज थे जो मैंने डिस्कस किए, जैसे हिताची, वर्नोवा ना, कमिंस, इनमें ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग आईपी लेयर है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेटेंट का लेयर है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनोवेशन का लेयर है, which makes the sales growth, profit growth very sticky in those companies, which is not the case in the other solar companies, Taril, Transrail जैसे companies में। ये downstream EPC companies है। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि पैसा जहाँ पे लगाया जा रहा है वो एक सिक्लिकल कंपनी है या स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है, और अगर सिक्लिकल कंपनी है तो पी कम होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ सेकेंड नॉन नेगोशिएबल। थर्ड नेगोशिएबल है विच इज़ ROE, ROC। अगर ROE 20-25% के ऊपर अच्छा रहता है तो लगता है कि यार एक थोड़ा बिजनेस में बफर है, एक प्रोटेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, बट दिस इज नॉट अ नॉन नेगोशिएबल, राइट? तो वील स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दीज टू कंपनीज। द फर्स्ट कंपनी इज श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। तो नाम में ही सजेस्ट किया जा रहा है कि कंपनी बनाती क्या है, ये सिर्फ मंगलसूत्र बनाती है कंपनी। ज्वेलरी कंपनी है बट बाकी कोई ज्वेलरी का आइटम नहीं बनाती है, सिर्फ मंगलसूत्र बनाती है। और इस कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे पिछले एक साल का, इट्स पिछले एक क्वार्टर का, Q4 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल का नहीं, Q4 की बात कर रहा हूँ मैं, आई स्टैंड करेक्टेड। पिछले क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ इज 106%, एबिटा ग्रोथ इज 94% एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज 123%। सो दीज आर एक्सेप्शनल नंबर्स। कंपनी एक B2B, एक स्ट्रिक्टली B2B मॉडल पे ऑपरेट करती है। इनके आपको कई स्टोर्स कुछ नहीं दिखेंगे, कोई एक रिटेल प्रेजेंस, रिटेल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं दिखेगा, रिटेल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं दिखेगा। दिस इज़ अ प्रिडोमिनेंटली B2B कंपनीज। तो आपके जो बड़े ज्वेलर्स हैं जैसे तनिष्क, PN गार्डगिल, सेनको, कल्याण, वो इस कंपनी के पास जाते हैं और अपने जो मंगलसूत्र है, जिनकी मतलब डिमांड आती है उनको शादियों के वक्त, जब शादियों का सीज़न आता है, तब इस कंपनी से वो कारीगरी पूरा करके लेते हैं। तो यहाँ पे दो बिजनेस मॉडल है इस कंपनी के, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे
क्या होता है कि कभी कभी ये जो बड़े कंपनीज़ हैं वो इस कंपनी के पास जाते हैं, ये श्रृंगार के पास जाते हैं और कहते हैं कि इतना आप गोल्ड लीजिए और ये हमको 100 मंगलसूत्र बना के देने हैं आपको इस वक्त तक, ये गोल्ड लीजिए, आप आपकी कारीगरी का जो भी मेकिंग चार्जेस है वो ऐड कीजिए एंड हमको बाय द एंड ऑफ दिस टाइम दिस मंथ आप इतने सारे मंगलसूत्र ला के दीजिए। तो यहाँ पे जो है पैसा जो है वो सिर्फ कारीगरी का लिया जा रहा है, जो मेकिंग चार्जेस है, जो मार्जिन जो है वो कारीगरी का है। बट 85% ऑफ द टाइम इनके साथ जो कंपनीज काम करते हैं वो बोलते हैं कि आप ही गोल्ड खरीदिए, आप ही कारीगरी कीजिए और हमें इस वक्त तक माल यहाँ पर पहुँचा दीजिए। तो क्या होता है यहाँ पे गोल्ड इस कंपनी को ख़रीदना पड़ता है, श्रृंगार को ख़रीदना पड़ता है, तो उसका कैपिटल काफ़ी ज़्यादा फंस जाता है। उसके बाद जो भी कंपनी अपना काम करती है और फिर इसके पास इन्वेंट्री पेंडिंग रह जाती है क्योंकि जो एंड कस्टमर है वो टाइम पे माल उठाता नहीं है। तो इसके वजह से अगर आप देखोगे इसके बिजनेस मॉडल में डेटर डेज और इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे है। तो इन्वेंट्री डेज एंड डेटर डेज आर वेरी वेरी हाई। इसके जो बैलेंस शीट पे भी इन्वेंट्री और डेटर जो रिसीवेबल्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मेजर फॉल्ट लाइन है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में कि ना जो एंड कस्टमर्स है वो इसी को बोलते हैं कि तुम ही गोल्ड खरीदो, तुम हमको बना के दो, और फिर बाद में माल उठाते नहीं है। तो इसके वजह से इस कंपनी को काफ़ी दिक्कत हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज़ ट्राइंग टू मूव टू अ प्योर प्ले कन्वर्टर मॉडल कि यार गोल्ड भी तुम्हारा ही दो, सिर्फ मैं कारीगरी करूँगा एंड आपको इस वक्त पे एक तरह से गोल्ड डिलीवर कर दिया जाएगा या फिर मंगलसूत्र जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये जिस प्रोडक्ट में ऑपरेट करती है ये एक नॉन नेगोशिएबल प्रोडक्ट है। मतलब शादी अगर होनी है तो मंगलसूत्र चाहिए, वो स्टडेड हो, नॉन स्टडेड हो, लाइट ज्वेलरी, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, लोग वो सब बाद में आता है ना। एक मंगलसूत्र इज़ लाइक द कोर ऑफ अ मैरिज। मतलब मंगलसूत्र के बिना शादी होना थोड़ा मुश्किल है जितना मैं समझता हूँ। तो एक नॉन नेगोशिएबल प्रोडक्ट लाइन पे ये कंपनी काम करती है। तो अगर गोल्ड की BCD ज़्यादा हो, कम हो, कस्टम ड्यूटीज़ कम हो, 15% हो, 20% हो, लोग अगर शादी करेंगे तो मंगलसूत्र खरीदेंगे। तो ये काफ़ी एक तरह से एक टेफ्लॉनिक प्रोडक्ट कैटेगरी है इसकी कि ये अप्स एंड डाउन्स जो भी गोल्ड में हो रहा है उससे इसको बचा के रखता है। बट इसके बिजनेस मॉडल में एक सीरियस फॉल्ट लाइन है जो हमने डिस्कस की। जो 85% ऑफ द कस्टमर्स दे काइंड ऑफ आस्क दिस कंपनी टू बाय गोल्ड, डू द वर्क एंड द इन्वेंट्री जस्ट कीप्स लाइंग एट द प्लेस ऑफ दिस कंपनी। तो ये कंपनी B2B लाइन पे काफ़ी ज़्यादा अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ा रही है। ज़्यादा 300 कारीगर कुछ काम करते हैं, 20 डिज़ाइनर्स कुछ काम करते हैं। सो दे आर इंक्रीजिंग कैपेसिटी ओवर ईयर। And there is one more thing which this company is doing. It is going the B2C way, but not in the traditional way. मतलब खुद के रिटेल स्टोर्स नहीं खोल रही है क्योंकि यार तुम अगर एक B2C एक खुद के रिटेल स्टोर्स खोलोगे तो रियल एस्टेट का खर्चा है। इफ़ यू वांट टू बी अ ब्रांड देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का खर्चा है। ज्वेलरी एक बहुत सीजनल बिजनेस है, सिर्फ 1 या 2 क्वार्टर में ज्वेलरी बहुत ज़्यादा बिकती है, बट दुकान तो बाकी 2 क्वार्टर पे बरस के 12 महीने खुली रखनी पड़ती है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दैट्स व्हाई इफ़ यू सी द नेट प्रॉफिटेबिलिटी इन द ज्वेलरी बिजनेस इज लाइक 2% 3%, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है इस बिजनेस में। सो दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज टेकिंग अ वेरी स्मार्ट रूट, इट इज़ नॉट गोइंग द B2C वे। तो ये कंपनी क्या करती है, इनके जो 50% जो क्लाइंट्स है, जैसे मैंने कहा कि रिकग्नाइज क्लाइंट्स है, 50% जो है वो बहुत लोकल ज्वेलर्स है, मतलब रीजनल ज्वेलर्स है। मतलब एक सिटी लेवल पे जो ज्वेलर फेमस है बट एक स्टेट लेवल पे फेमस नहीं है, वैसे ज्वेलर्स है। तो उनके साथ उनको बोलती है कि हम आपके द मॉडल इज कॉल्ड अ शॉप इन शॉप मॉडल। तो आपकी दुकान में हम एक छोटा सा कोना ले लेंगे और वहाँ पे हम हमारा कियोस्क लगाएंगे और वहाँ पे सिर्फ हम मंगलसूत्र बेचेंगे और हमारा जो ब्रांड है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। आपको हम एक रेंट दे देंगे क्योंकि AC वगैरह, फ़ैन वगैरह, आपके जो भी आप सहूलत जो है, एडमिन चार्जेस जो है आपसे मिल रहे हैं, आपका रियल एस्टेट हम ले रहे हैं। देयर इज़ अ रेवेन्यू शेयर दैट वील फॉलो। वील गिव यू अ फिक्स्ड अमाउंट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एंड वी विल ऑपरेट इन योर लार्जर शोरूम। सो दिस इज व्हाट दिस कंपनी इज डूइंग। एक B2C रूट ले रही है बट एक शॉप इन शॉप मॉडल में जा रही है, अपना आउटराइट रिटेल स्टोर्स नहीं खोल रही है। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर व्हाट दिस कंपनी इज ट्राइंग टू डू। इस कंपनी का अगर मुझे और आपको इन्फॉर्मेशन देना है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 7% है, तो सिंगल डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है।
क्लियर कट दिखाता है कि ये कन्वर्टर बिजनेस में ऑपरेट करती है कंपनी। इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 33% था, वो एक्सपैंड होकर पिछले 1 साल में 57% बना है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 70% था, जो एक्सपैंड होकर पिछले 1 साल में 90% बना है। सो द नेक्स्ट कंपनी इज सोलर वर्ल्ड एनर्जी। इसका अगर आप Q4 का डेटा देखोगे, द सेल्स आर अप 235%, एबिटा इज अप 350% एंड प्रॉफिट इज अप 420%। तो ये एक सोलर ईपीसी कंपनी है। सो दिस कंपनी कम्स एट द फैग एंड ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो थोड़ा मैं बता देता हूँ कि ये वैल्यू चेन किस तरह काम होता है और ये जो 2 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है उनका वैल्यू चेन क्या है। तो एक तो ये एक सोलर ईपीसी कंपनी है और दूसरी एक बेस्ट कंपनी है। तो बेस्ट पे मैं आता हूँ, पहले ईपीसी की बात कर लेते। तो ईपीसी क्या होता है कि आप सोलर मॉड्यूल्स एकत्र करते हो और उनको इंस्टॉल करके एक सोलर रूफटॉप पैनल लगा देते हो या फिर एक सोलर फार्म लगा देते हो और वहाँ पे सोलर एनर्जी जनरेट होती है। तो सोलर ईपीसी इज द एंड ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। उसके पहले सोलर मॉड्यूल्स आते हैं। अब सोलर मॉड्यूल्स को बनाने के लिए आपको सोलर सेल्स चाहिए, तो वो पीछे आता है और सोलर सेल्स बनते हैं पॉलीसिलिकॉन से। तो इंडिया जो है उसमें भर भर के ईपीसी प्लेयर्स है। देयर इज नो बैरियर्स टू एंट्री। सोलर मॉड्यूल्स लो, ईपीसी प्लेयर बन जाओ, सोलर मॉड्यूल्स लगाओ, आपको कुछ एक 10-12% मार्जिन मिलेगा, उसमें खुश हो जाओ। तो देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री। इंडियन मार्केट में भर भर के सोलर कंपनीज हैं जो ईपीसी का काम करते हैं। पिछले 2 से 3 साल में बहुत सारे ऐसे कंपनीज आए जो सोलर मॉड्यूल्स जो है मैन्युफैक्चर करना शुरू किए। तो ये एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ जो बहुत क्रिटिकल था। इंडिया के पास सोलर सेल्स का नो हाउ जो है वो इतना नहीं है। तो अभी भी 90% ऑफ द सोलर सेल्स विच गो इनटू सोलर मॉड्यूल्स दे कम फ्रॉम चाइना। सो देयर आर couple of companies which are getting into solar cell manufacturing, जैसे वारी एनर्जी है, प्रीमियर एनर्जीज है, they are getting into solar cell manufacturing। और सबसे जो अपस्ट्रीम में आता है वो पॉलीसिलिकॉन। तो अगर कल चाइना डिसाइड करता है कि इंडिया को पॉलीसिलिकॉन वेफर्स नहीं देना है, तो जो भी वैल्यू चेन में सारे कंपनीज है, सारों का एक तरह से बट्टा बैठ जाएगा। तो ये कंपनी जो है ये ईपीसी का काम करती है और धीरे धीरे करके मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और सेल मैन्युफैक्चरिंग में घुसने की कोशिश कर रही है। तो अगले 1 से 2 साल में ये कंपनी अपने खुद के सेल्स बनाएगी जो अपने मॉड्यूल्स में इस्तेमाल करेगी और मॉड्यूल्स को ईपीसी में इस्तेमाल करेगी। तो ईपीसी बिजनेस जो है वो थोड़ा लेगेसी बिजनेस है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बैरियर्स टू एंट्री इसमें कुछ नहीं है। बट ये सेल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये बहुत हाईली ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। सो दिस इज वन बिजनेस दैट दिस कंपनी हैज़। बट इसका जो रिस्क है वो अपस्ट्रीम में है। कल अगर चाइना जैसे डायमोनियम फोस्फेट एक तरह से एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, रेयर अर्थ जैसे एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, अगर कल चाइना आके बोलता है कि पॉलीसिलिकॉन वेफर्स नहीं दूंगा, तो ये सारे कंपनीज जो है यहाँ पे ये बैठ जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क विच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन सोलर कंपनीज, एंड यू नीड टू लुक एट कंपनीज विच आर गोइंग अपस्ट्रीम, नॉट डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम anyone can do it. So this is one thing. Now the second business segment which this company is into is BESS, जो battery energy storage systems है वो ये कंपनी बनाती है। Now if you look at the Indian markets, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपल मोड से जनरेट हो रही है, हाइड्रो पावर से जनरेट हो रही है, थोड़ा बहुत न्यूक्लियर से हो रही है, विंड से बहुत हो रही है, सोलर से बहुत हो रही है, कोल से तो सबसे ज़्यादा हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत पेरिशेबल आइटम है। तो whatever innovation, whatever technology advancements that are supposed to happen need to happen in the storage of electricity, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो दोपहर में रहती है, बट रात के वक्त सोलर एनर्जी नहीं होती। बट जो दोपहर में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट कर दी सोलर के थ्रू, उसको आप कहीं स्टोर कीजिए ना। तो बेस्ट इज दिस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इज दिस इनोवेटिव वे ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बेस्ट स्टोरेज बनाने के लिए आपको लिथियम सेल्स की ज़रूरत है। तो इंडिया के पास लिथियम सेल्स है नहीं। लिथियम सेल्स का इंपोर्ट जो है पूरा चाइना से आता है। तो अगर चाइना डिसाइड कर दे, चाइना एक चोक पॉइंट ला दे कि यार लिथियम सेल्स हम इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जो भी कंपनीज जो बेस्ट बना रही है वो पूरा बैठ जाएगी। तो इंडिया में 4 कंपनीज है जिनके पास लिथियम सेल्स बनाने की लाइसेंस है। एक तो रिलायंस ग्रुप है, बट दे वर सपोज टू काइंड ऑफ मेक दिस थिंग इन कोलैबोरेशन विद द चाइनीज कंपनी। द चाइनीज कंपनी रिफ्यूज टू डू दिस, सो दैट प्रोजेक्ट गॉट स्टॉल्ड। दूसरा जो कंपनी है इट इज़ ओला। ओला
का मैंने सुना है, दिस इज नॉट वेरीफाइड न्यूज़, कि अपना लाइसेंस उन्होंने वापस कर दिया है। तीसरा इज़ राजेश एक्सपोर्ट्स। तो राजेश एक्सपोर्ट्स ने लाइसेंस तो ले लिया, बट लाइसेंस उनको समझ में आ गया कि यार ये लिथियम वीथियम बनाना हमारे बस की बात नहीं है, तो वहाँ पे भी कुछ काम नहीं हुआ। एंड अदानी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हैज़ द फोर्थ लाइसेंस। तो उस पर क्या हो रहा है, दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू सी। तो इसका भी जो अपस्ट्रीम आप देखोगे तो ये भी चाइना के कंट्रोल में है। सो इफ चाइना डिसाइड्स टू स्टॉप सप्लाइंग polysilicon wafers and lithium cells, then all these companies, or whatever this company at least is making, would just stop, you know, will just come to a standstill. तो ये रिस्क है, बट कंपनी के जो ऑर्डर बुक है करीबन 2008 करोड़ 800 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इफ यू लुक एट द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, पिछले एक साल का जो सेल्स ग्रोथ है 150% का है, पिछले एक साल का जो पैट ग्रोथ है वो 50% का है। तो पिछले एक साल का जो पैट ग्रोथ है पिछले 3 साल के पैट ग्रोथ से कम हुआ है, बिकॉज द कंपनी इज डूइंग अ लॉट ऑफ केपेक्स इन ऑल दीज न्यू इनिशिएटिव्स, बेस में एंड ना सेल मैन्युफैक्चरिंग में एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में। दैट्स वाई द प्रॉफिटेबिलिटी गॉट हिट, बट दीज आर मल्टीपल थिंग्स दैट दिस कंपनी डूइंग। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देती है तो दिस वुड बी a big company. So this was a brief about these two companies. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.